दोस्तों नमस्कार। भारत का बजट आने वाला है और आर्थिक नीतियों के ऊपर चर्चाएं जरूरी है। एक आंकड़ा जिसकी चर्चा आज हम करेंगे वो है भारत का एक्सपोर्ट्स। ये हमने सुना कि भारत की तरफ से एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ा। ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए, उसके बाद भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी खबर यह है कि आफ्टर ऑल हमारा एक्सपोर्ट कंट्रोल कौन कर रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसके पीछे सच्चाई क्या है, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आज की चर्चा हम इसी पे करेंगे। निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को शेयर करेंगे और जिन बातों की चर्चा मैं आपके सामने करूंगा आप उस पर भी विचार करेंगे। तो दोस्तों, सवाल अब इस बात का है कि भारत का एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन इस एक्सपोर्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये अब सबसे बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है। हम बात करते हैं 24-25 की, करीब 900 बिलियन डॉलर के आसपास मर्चेंडाइज और सर्विस अगर हम दोनों जोड़ें तो हम करीब 900 बिलियन डॉलर के आसपास हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो करीब 800 से 825 बिलियन डॉलर के आसपास। कुल मिला के जो डेफिसिट है वो है करीब 80 से 100 बिलियन के आसपास। कहने का मतलब यह है कि हमने अपना एक्सपोर्ट तो बढ़ाया, लेकिन हम अगर ध्यान से देखें तो हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा है। जब हम इंपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो सवाल अब इस बात का है कि जो 100 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है वो क्यों है। ये इसका मतलब यह है कि हम आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं, और ये अपने आप में एक चिंता की बात है। तो इसीलिए अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट डेटा को देखते हैं तो पिक्चर अधूरी है। हमें पूरी पिक्चर देखनी होगी कि इस एक्सपोर्ट के पीछे की सच्चाई क्या है। एक एक करके हम इस सेक्टर पे चर्चा करेंगे। रीजन इज फॉरेन कंट्रोल ओवर की इनपुट्स। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका मतलब जो हमारे यहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें जो खास चीजें जाती हैं, चाहे रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, स्पेशलिटी इनपुट्स हैं, ये विदेशी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सेक्टर बाय सेक्टर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इंपोर्ट बिल है, सबसे ज्यादा जहां हमारा ऑलमोस्ट 1/3 जो इंपोर्ट बिल है वो है हमारा एनर्जी का, मिडिल ईस्ट और रशिया से। इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी करीब 85 से 90% है। इंपोर्ट अगर हम वैल्यू टर्म्स में देखें तो करीब 225 से 250 बिलियन डॉलर के आसपास है, डिपेंडिंग अपॉन कि करेंसी डिवैल्यूएशन कितना है और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्रूड का रेट क्या चल रहा है। और एक्सपोर्ट भी हम करते हैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स का, अफ्रीका को, यूरोप को, अमेरिका को, ये भी हम यहां से कर रहे हैं। हु इज एक्चुअली कंट्रोलिंग? हमारा जो इंपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है इराक से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से और रशिया से। एंड व्हेन इंडिया एक्सपोर्ट्स पेट्रोल एंड डीजल, द क्रूड ऑयल प्राइस, द प्राइस सप्लाई स्टेबिलिटी एंड जियोपॉलिटिक्स लिवरेज, अगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा सफर करेगा। यहां तक कि जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ऑल रिमेन आउटसाइड इंडियाज कंट्रोल। जहां जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे कब्जे में कुछ नहीं है, वो सब आयात है। एनर्जी प्राइसेस अलोन कैन स्विंग इंडियाज ट्रेड डेफिसिट बाय 20 to 30 बिलियन एनुअली। अब आप सोचिए कि साल के शुरू में रुपए की वैल्यू थी 84, आज है 90-91 के बीच में। ऐसी स्थिति के अंदर 7 रुपए अगर रेट बढ़ता है तो कितना बढ़ गया आपका इंपोर्ट बिल, आप इस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 200 पे अगर 7% है तो 14 से 20 बिलियन डॉलर के आसपास सिर्फ करेंसी डिवैल्यूएशन होने से हमारा जो इंपोर्ट बिल है क्रूड का वो बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि अखबारों में हमने सुना कि भारत से जो एप्पल है वो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर रहा है, और करीब 2 बिलियन डॉलर का हम अभी तक एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से कर चुके हैं। उसकी सच्चाई को भी हम थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है 65 से 70%। इसका मतलब जो भी
कंपोनेंट्स एप्पल फोन में लग रहे हैं 70% वो आयातित है। इंपोर्ट जो हो रहा है वो करीब 85 से 90 बिलियन डॉलर के आसपास का आयात है। ये क्या कहता है? एक्सपोर्ट जो है वो 40 बिलियन। इसका मतलब ये है कि करीब 50 बिलियन तो इंपोर्ट वो हो रहा है जो भारत में खपत हो रहा है, और 40 बिलियन वो हो रहा है जो हमारा एक्सपोर्ट कंपोनेंट के रूप में विदेश जाना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इज ओनली 15 से 20% इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसका मतलब यह है कि हम बेसिकली असेंबली लाइन का काम कर रहे हैं, हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे यहां पे आईपीआर रिसर्च नहीं होता है। इसका मतलब हम रॉ मटेरियल लाते हैं, असेंबल करते हैं और एप्पल को और बाकी दुनिया के जो कंपनियां हैं हमको दे देते हैं। अब हम लाते कहां से? एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कंट्रोल कहां पे है? अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर्स जो है वो ताइवान से आ रहे हैं, जो मेमोरी चिप्स और डिस्प्ले है ये सैमसंग से आ रहा है, हालांकि साउथ कोरिया से। चाइना जो है वो कंपोनेंट्स, बैटरीज और पीसीबीज बेच रहे हैं, और जापान जो है वो प्रिसीजन मटेरियल की सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब जो 70% कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एक्सपोर्ट में, वो सारा का सारा विदेशी है। इसका मतलब यह है कि जो $100 का अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो $70 जो है वो कंट्रोल हो रहा है बाहर से। अगर उन देशों ने सप्लाई रोक दी, एक भी क्रिटिकल कंपोनेंट की सप्लाई रुक गई, मान लीजिए सिर्फ डिस्प्ले रोक दिया तो आपका पूरा मोबाइल फोन बंद। अगर उसमें एक कंडक्टर रोक दिया तो सप्लाई बंद। कोई एक पार्ट रोक दिया, मेमोरी चिप रोक दी, तो आपका पूरा का पूरा आईटी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। इट मींस इंडिया असेंबल्स, ईस्ट एशिया डिसाइड्स अवेलेबिलिटी एंड प्राइस। अगर ईस्ट एशिया में हमने किसी के साथ भी अगर संबंध बिगाड़े और उन्होंने कहा हम अब आपको कंपोनेंट नहीं देते, तो हमारा पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपोर्ट के लिए बना है वो कोलैप्स कर जाएगा। ये बात हमें समझनी होगी। फार्मास्यूटिकल की हम बात करते हैं। फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है एक्चुअली भारत की जो है वो चाइना कंट्रोल्ड है, इसको भी समझना होगा। जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं करीब 40 से 45% और किसी किसी एरिया में 60 से 70% किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर वो चाइना से इंपोर्टेड मटेरियल है। हम इंपोर्ट करते हैं 10 से 12 बिलियन का, और फार्मास्यूटिकल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 25 से 27 बिलियन का। तो बेसिकली हम फॉर्मुलेशन बना के उनको ब्रांड करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन सवाल क्या है? जो डोमिनेंट फोर्स है वो है चाइना। ज्यादातर जो केमिकल्स एपीआईज आ रहे हैं वो चाइना से आ रहे हैं। हम अगर सिंगापुर या मलेशिया या थाईलैंड से लाने का भी प्रयास करते हैं तो बैकडोर एंट्री चाइना की ही है। Even though India is called pharmacy of the world, the key raw materials are foreign controlled. COVID shows how quickly supply chain can be weaponized. एक इंग्रेडिएंट भी अगर मान लीजिए एंटीबायोटिक्स अगर आपको चाइना ने देना बंद कर दिया तो आपका पूरा का पूरा एंटीबायोटिक इंडस्ट्री भारत में बंद हो जाएगा। इसको समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियाज एक्सपोर्ट मेडिसिन, चाइना कंट्रोल्स द इनपुट। तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है वो टेक्निकली चाइना के कंट्रोल में है। इसको बदलने के लिए आने वाले बजट में और इकोनॉमिक पॉलिसीज में भारत सरकार को काम करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स की। ये भी चाइना और यूरोप के कंट्रोल में है। अब जब से यूक्रेन वॉर हुआ है, यूरोप की स्थिति नाजुक है। हमारा जो डिपेंडेंसी है चाइना पे वो बढ़ता जा रहा है। हम इंपोर्ट करीब 45-50% के आसपास कर रहे हैं। जो इंपोर्ट वैल्यू है वो 50 बिलियन के आसपास है, और जो एक्सपोर्ट है वो भी करीब 50 बिलियन के आसपास है। लेकिन इसका जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है जो जहां से आता है वो बल्क केमिकल्स और इंटरमीडिएट चाइना से आ रहे हैं। कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स यूरोप से आते हैं। कुछ कंपनियां शिफ्ट हो गई हैं चाइना बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी प्राइसेस इन यूरोप, वो भी चाइना चली गई हैं। और जापान से हमें हाई प्रिसीजन और स्पेशलिटी केमिकल्स कुछ जापान से भी आता है। इसका मतलब यह है कि जो इंडिया डोमिनेट्स डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स बट अपस्ट्रीम केमिस्ट्री इज फॉरेन कंट्रोल्ड। हम सिर्फ फॉर्मुलेशन बना के कंसंट्रेट लाते हैं, उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाइल्यूट करते हैं और फिर हम उसका एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो पिछले 70 साल में दोस्तों
अगर हम ध्यान से देखें तो हमने कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं करी जिसको हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सके। हम बेसिकली फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, प्योर केमिकल या कंसंट्रेटेड केमिकल हम इंटरनेशनल मार्केट से लाते हैं, उसको यहां डाइल्यूट करते हैं, पैकिंग करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर वो क्रिटिकल कंपोनेंट्स अगर आउटडेटेड हो गए, जैसे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स में हो रहा है, बहुत सारे केमिकल्स को पूरी दुनिया में बैन किया जा रहा है, हमारे पास नए मॉलिक्यूल का रास्ता नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा चाइना और यूरोप के ऊपर डिपेंडेंसी या जापान पे डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ रही है। तो ये रिस्क बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं हो रही है। क्या होगा इससे? जो हमारे सेक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज और डिफेंस मटेरियल, ये सब प्रभावित होंगे क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पे है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक्स और पेट्रोकेमिकल की। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है वहां कंट्रोल हो रहा है क्योंकि वहां रॉ मटेरियल है। इसका मतलब हमारा करीब 35% के आसपास जो एक्सपोर्ट होता है उसमें 35% डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स की है। इंपोर्ट हम $20 बिलियन का कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है वो करीब 14 बिलियन का कर रहे हैं। कहां से कंट्रोल हो रहा है? फीड स्टॉक, क्योंकि पेट्रोलियम वहां पे है, तो जो एग्रोकेमिकल जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो वहां से आ रहे हैं। और चाइना, साउथ कोरिया जो स्पेशलिटी पॉलीमर्स हैं जैसे नाइलॉन है या बाकी चीजें हैं, ये हम ताइवान और कोरिया वगैरह से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लास्टिक जो लिंक अगेन है, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड मटेरियल है, ऑर्गेनिक्स है, एंड केमिकल सप्लाई चेन्स इंडिया डज नॉट कंट्रोल। इसका मतलब जितनी भी हमारी पॉलीमर बेस्ड इंडस्ट्री है वो सारी की सारी एक्सटर्नल इनपुट पे डिपेंडेंट है। हम मेक इन इंडिया में जो कर रहे हैं उसमें रिस्क इसलिए है क्योंकि आज भी हम 40% जो हमारा रॉ मटेरियल है वो आयात कर रहे हैं। इसको हमें समझना होगा। एक सेक्टर जिसको लेके काफी हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम उसमें क्या है? 95% इंपोर्ट कंपोनेंट है। गोल्ड बाहर से आता है, जो स्टोन्स हैं या डायमंड्स हैं वो बाहर से आते हैं, हम उनको पॉलिश करके अपनी क्राफ्ट्समैनशिप जोड़ के हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो इंपोर्ट है वो $95 बिलियन का है और जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट है वो $40 बिलियन के आसपास है। इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम $40 बिलियन के आसपास इंपोर्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट के लिए, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक मार्केट डेवलप नहीं हुई, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप नहीं हुई है। इसी तरह से हम करीब $50 बिलियन के आसपास का जो गोल्ड एंड सिल्वर या डायमंड्स हैं ये इंपोर्ट करते हैं डोमेस्टिक मार्केट के लिए। इसको हमें समझना होगा। तो हु कंट्रोल्स? जो गोल्ड है वो यूएई से आता है और जो डायमंड्स हैं वो बेल्जियम और स्विट्जरलैंड से आते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम उसमें लेबर और क्राफ्टमैनशिप डाल रहे हैं, बट प्राइसिंग एंड सप्लाई पावर लाइज अब्रॉड। जैसे भी गोल्ड का रेट ऊपर नीचे होगा हमारे एक्सपोर्ट पे असर आएगा। परचेजिंग पावर क्योंकि लोगों की उस हिसाब से नहीं बदलती है तो उसका असर एक्सपोर्ट पे भी देखने को मिल सकता है। दिस सेक्टर अलोन क्रिएट्स ए नेट फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन। जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखा $50 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स और $50 बिलियन हमारा जेम्स एंड ज्वेलरीज का जो सेक्टर है, ये एक्चुअली जैसे हम कह रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया मोबाइल का, एक्चुअली वो नेगेटिव है। हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है। इसी तरह से जेम्स एंड ज्वेलरीज में भी हमारा इंपोर्ट बढ़ा है, उस हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है। इसको ध्यान में रखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल एंड अपैरल की। वहां पे भी बहुत सारे इनपुट्स हैं जो चाइना और ताइवान से कंट्रोल्ड हैं। इंपोर्ट डिपेंडेंसी करीब 25% है। हम $10 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, करीब $38 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। जितना सिंथेटिक फाइबर और केमिकल्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो चाइना से आ रहा है, और जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, परफॉर्मेंस जिसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ताइवान से आ रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, खासकर नाइलॉन जो है वो ताइवान से आ रहा है, जो पॉलिएस्टर है वो चाइना से आ रहा है। इस बात को हमें समझना होगा। इंडिया इज स्ट्रॉन्ग इन कॉटन, बट द ग्लोबल अपैरल ग्रोथ इज इन मैन मेड फाइबर विच आर इंपोर्ट डिपेंडेंट। अब कहने को ये बात सही है कि साहब कॉटन इज गुड फॉर हेल्थ, बात सही है, लेकिन जब वियर एंड टियर मेंटेनेंस की बात आती है, परफॉर्मेंस की बात आती है, कॉस्ट की बात आती है, तो सिंथेटिक अपैरल्स कॉटन से आगे निकल जाते हैं। इसीलिए उनकी डिमांड बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स एंड मशीनरीज की। ये हम
अगेन बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जर्मनी है, चाइना है, जापान है, यूएस है, बाकी जगह से। उदाहरण के लिए जितने भी हमारी हाई एंड लेबोरेटरी मशीन्स हैं, हर फैक्ट्री के अंदर, हर कॉलेज में, हर स्कूल में अगर आप देखेंगे, जहां पे भी क्वालिटी कंट्रोल लैब्स हैं या ट्रेनिंग लैब्स हैं, उनमें जो हाई एंड मशीनें लगती हैं वो सारी की सारी इंपोर्टेड है। आज तक हिंदुस्तान में हमने सैकड़ों हजारों स्कूल कॉलेज खोल दिए, लेकिन उनकी लैब्स के लिए जितने इक्विपमेंट आते हैं वो सब विदेश से आते हैं। इसको आपको समझना होगा कि हम लोगों ने फंडामेंटल चीजों पे ध्यान दिया ही नहीं। इसीलिए जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो करीब 40% है। हम $65 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं और $110 बिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रिसीजन मशीनरी है जिससे ये टेक्नोलॉजी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वो जर्मनी से आ रही है, जापान से आ रही है। जापान का रोबोटिक एंड टूल्स वहां से ला रहे हैं, और जो चाइना है वो हमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हार्डवेयर दे रहा है। आज अब अगर किसी भी एग्जीबिशन में जाते हैं दोस्तों, किसी भी इक्विपमेंट एग्जीबिशन में, तो आप वहां देखेंगे कि चाहे पैकेजिंग मशीन है, प्रोसेसिंग मशीन है, हैंड टूल्स है, सब चाइनीज ओरिएंटेड है। जितने भी आपको टूल्स मिल रहे हैं फैक्ट्रीज के लिए या लैब्स के लिए या कारपेंट्री के लिए या किसी और पर्पस के लिए, जहां पे भी आप स्किल के साथ टूल की जरूरत करते हैं, वो सब इंपोर्टेड है, खासकर चाइना से। इसको समझना होगा। इसका मतलब इंडिया मैन्युफैक्चर्स गुड्स, हम सामान बना रहे हैं, सिलाई मशीन भी, मतलब हम कपड़े बना रहे हैं, लेकिन उसकी जो मशीनें हैं वो इंपोर्टेड। हमारे जितने एयरपोर्ट्स हैं, अगर जाके उस पर ध्यान से देखें, सब कुछ इंपोर्टेड है। एयरपोर्ट भारत का है, लेकिन सब कुछ इंपोर्टेड है। इंडिया मैन्युफैक्चर्स गुड बट द मशीन दैट मेक देम आर फॉरेन कंट्रोल्ड। हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल की, उसकी मशीनें चाइनीज है। हम बात कर रहे हैं जेम्स एंड ज्वेलरीज की, उसकी मशीनें बाहर की हैं। हम बात करते हैं किसी और भी सेक्टर की, वहां जितनी भी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग मशीनें हैं सब इंपोर्टेड है। अब हम बात कर रहे हैं डिफेंस और एरोस्पेस की, कंट्रोल्ड बाय स्ट्रेटेजिक सप्लायर। हम कहां से ले रहे हैं ये इस पे डिपेंड करता है। आज भी हमारा 60 से 70% जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्टेड है। तो इंपोर्ट हम कर रहे हैं 22 बिलियन का। अब हम ये ना एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, जो एक शुरुआत अच्छी है। हम 3 से 4 बिलियन डॉलर का हम डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कंट्रोल कौन कर रहा है? मेन सप्लायर हमारे लिए रशिया है। जितने भी इंजन्स और प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ब्रह्मोस हैं, आपके फाइटर जेट्स हैं, ये सब हम रशियन ओरिएंटेड हैं। टैंक्स हैं, हैवी आर्टिलरी है, वो रशियन ओरिएंटेड है। फ्रांस एंड यूएस हम एवियनिक्स और सिस्टम्स ले रहे हैं, जैसे राफेल हमने लिया, बहुत सारे स्पेशलिटी मिसाइल्स हैं वो हमने अमेरिका से लिए, रेडार सिस्टम्स अमेरिका से लिए। तो ये डिपेंडेंसी वहां है। और इजराइल से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स ले रहे हैं, ताकि हम ज्वाइंट जब मैन्युफैक्चरिंग करें तो उसके अंदर हम उसका इस्तेमाल करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये ट्रेड डिपेंडेंसी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी। कल को अगर अमेरिका ये कह के सप्लाई देना बंद कर देता है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हो रही है और वो पाकिस्तान को अपनी जेब में रखना चाहता है और वो चाहेगा कि पाकिस्तान का नुकसान नहीं हो, तो भारत की सप्लाई बंद करना अमेरिका के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर बार वो इस तरह से हमें खास मौकों पे धोखा दे चुका है। चाइना आपको सप्लाई नहीं देगा पाकिस्तान के खिलाफ। कल को अगर चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर क्लैशेस होते हैं तो क्या रशिया सप्लाई देगा? क्योंकि अब रशिया और चाइना के बीच में पार्टनरशिप पहले से ज्यादा मजबूत है। रशिया की इकोनॉमी चाइनीज डिपेंडेंट हो गई है, इस बात को भी समझना होगा। तो आने वाले समय में ये सिर्फ ट्रेड का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बनता है स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी का, तो इसको समझना होगा। आईटी सेक्टर कंट्रोल्ड बाय मार्केट्स नॉट इनपुट्स। कौन ले रहा है और किस तरह से ले रहा है, इसको समझते हैं। इसका मतलब यहां हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत कम है, 5% है, क्योंकि हमें सिर्फ हार्डवेयर, सर्वर्स और कंप्यूटर्स चाहिए, लैपटॉप्स चाहिए। बाकी हमारी स्किल सेट है, हम करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर का आईटी हार्डवेयर खरीदते हैं, और जो सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं वो करीब 300 से 400 बिलियन डॉलर के आसपास है। इसका मतलब ये है कि यूएस और ईयू मार्केट नॉट सप्लायर एज बायर बट मूविंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एंट्री लेवल पे जो भारत की तरफ से लेबर सप्लाई होती थी, जिसको हम बॉडी शॉपिंग बोलते थे, मैन पावर हम सप्लाई करते थे, अब उनका प्रयास ये है कि हम आदमी से ज्यादा एआई ओरिएंटेड हो जाए। तो ये जो 400 बिलियन डॉलर है, इस पे डायरेक्ट हिट आएगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है
जो हमारे मर्चेंडाइज में डेफिसिट है उसको पूरा करने में सर्विस सेक्टर बहुत काम करता है। इसका मतलब ये भारत के अभी कंट्रोल में है क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, कैपेबिलिटी और एग्जीक्यूशन स्किल है। दैट इज व्हाई आईटी जनरेट्स ट्रू सरप्लस एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसीलिए H1B वीजा को लेकर ट्रम्प साहब प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि स्किल डेवलपमेंट ओवरनाइट नहीं होता है। सो व्हाट दिस मैटर्स इंपॉर्टेंट, ये डेटा जो हमें बताता है वो ये कि चाइना है मेजर कंट्रोल करता है हमारी केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस को, ईस्ट एशिया कंट्रोल करता है सेमीकंडक्टर्स को, मिडिल ईस्ट कंट्रोल करता है एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल सप्लाई को, ईयू जापान कंट्रोल करते हैं हमारे कैपिटल गुड्स, मशीनरी एंड स्पेशलिटी केमिकल्स को लेकर, यूएई और स्विट्जरलैंड कंट्रोल करते हैं हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट को जो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इंडिया जो है वो फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है लेकिन जितने भी रॉ मटेरियल हैं इस फाइनल प्रोडक्ट के लिए ये सब विदेशियों के कंट्रोल में है। इसीलिए हमें मेक इन इंडिया को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा अगर हमें सस्टेनेबल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करना है। कल को मान लीजिए यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट चाइना से कॉम्पीट करने लगे तो चाइनीज सरकार को तो उस क्रिटिकल कंपोनेंट का तो रॉ मटेरियल ही रोकना है। वो कह देंगे कल से हम इंडिया को ये केमिकल नहीं दे रहे, रातों रात आपकी एक्सपोर्ट सेगमेंट खत्म हो जाएगी क्योंकि जब आपको रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं मिलेगा तो आप क्या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसीलिए मेक इन इंडिया बहुत वाइटल है और बजट और इकोनॉमिक पॉलिसी का फोकस वहां होना चाहिए। व्हाट मस्ट चेंज? इंडियाज पॉलिसी प्लानिंग गोल मस्ट बी रिड्यूस फॉरेन कंट्रोल पर डॉलर ऑफ एक्सपोर्ट। जब भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज अगर हम बात कर रहे हैं कि हम 600-700 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें फॉरेन कंपोनेंट कितना है और उसको लगातार कम कैसे किया जाए इसकी रणनीति बहुत जरूरी है। बिल्ड डोमेस्टिक कैपेबिलिटी इन एनर्जी, मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D और स्किल्स, तीनों जरूरत है इसके लिए। एंड ट्रैक एक्सपोर्ट्स बाय वैल्यू रिटेन्ड इन इंडिया। हम सिर्फ वॉल्यूम देख लेते हैं, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम टर्नओवर पे खेलते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने $2 बिलियन का आईफोन एक्सपोर्ट कर दिया, हम उसमें ये नहीं बताते कि इसमें फॉरेन कंपोनेंट कितने थे। तो एक्चुअली भारत में कितना रहा? $2 बिलियन में क्या हमने 100 करोड़ कमाए, 50 करोड़ कमाए या 200 करोड़ कमाए? जब तक हम इस चीज को डिस्कस में नहीं लाएंगे तब तक हम बहुत कुछ जिसको कहते हैं ना कि पर्दा डालने की प्रयास कर रहे हैं जो उचित नहीं है। एंड ट्रीट सप्लाई चेन कंट्रोल एज ए इकोनॉमिक सॉवर्टी। कल को अगर चाइना ने, जैसे रेयर अर्थ को लेकर चाइना ने अमेरिका तक को घुटने पे ला दिया कि अगर आप हमारे के साथ दादागिरी करोगे, हमारी नहीं सुनोगे, हमें धमकाओगे, हम आपका रेयर अर्थ बंद कर देंगे। ट्रम्प साहब को चाइना के साथ से दोस्ती करनी पड़ी, हाथ मिलाना पड़ा, चाइना के खिलाफ वो कुछ कर नहीं सकते। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इंडिया ट्रेड डेफिसिट इज नॉट ए फेलियर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने कोई खराब काम किया, हमने बहुत अच्छा काम किया है। इट इज अबाउट हु होल्ड्स द पावर इन ग्लोबल वैल्यू चेन। सवाल इस बात का है कि आप एक्सपोर्ट तो कर रहे हो, अगर पीछे से किसी ने तार खींच दी, सप्लाई बंद कर दी, क्या आप तब भी कर पाओगे? सवाल इस बात का है। आपने ब्रांड बनाया, मार्केट एक्सेस बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सब कुछ किया, लेकिन अगर रॉ मटेरियल का प्लग खींच दिया किसी ने, तब क्या होगा? इसको ध्यान में रखकर भारत सरकार को सोचना होगा। द रियल क्वेश्चन इज हाउ मच डज इंडिया एक्सपोर्ट। एक्चुअल जो मेक इन इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है? इंपोर्ट करके, असेंबल करके, फॉर्मुलेशन बना के, हम बेकिंग करके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक्चुअल इंडियन कंपोनेंट कितना है, इस पे फोकस अगर हम नहीं रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे। विद करंट पॉलिसीज, द मोर वी एक्सपोर्ट, मोर वी पुश आवरसेल्फ इन चाइनाज लैप एंड दिस इज इंडिया सॉवरेनिटी रिस्क। हम जितना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? हम चाइना का माल ज्यादा बेच रहे हैं। जितना हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, हम चाइनीज बिजनेस बढ़ा रहे हैं। कल को क्या होगा? चाइनीज कंपनी कहेंगी देखिए रॉ मटेरियल तो भारत जो आपको दे रहा है वो हम ही दे रहे हैं, हमसे डायरेक्ट ले लो आप। कल को वो आपके खिलाफ ही जाके खड़े हो जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? और ऐसा बहुत जगह होता है बिजनेस में। The real question is who controls what India exports, and that is what answer will define India as a global power. तो उम्मीद है दोस्तों
आप भी सेंसिटिविटी को समझे होंगे कि हम एक्सपोर्ट को अगर आइसोलेशन में देखेंगे तो मुझे लगता है ये सोच ठीक नहीं है। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स में डोमेस्टिक कंपोनेंट कितना है, विदेशी कितना है, और ऐसे क्या क्रिटिकल कंपोनेंट है अगर सप्लायर ने देने से मना कर दिया तो क्या हम एक्सपोर्ट सस्टेन कर पाएंगे? ये बड़े सवाल है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।